हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर। हमने प्रीवियस सेक्शन में सेक्शन ए और बी सॉल्व किया था, तो आज हम लोग सेक्शन सी डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 27 से क्वेश्चन नंबर 33 तक होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 27 है। आपको यहाँ पर अल्फाबेट्स में कुछ दो रिएक्शन लिख के दिखाई गई है। तो लेट अस सी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन मेंशन अबव इन 1 एंड 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 1 और 2 में आपका किस टाइप का रिएक्शन है वो हमें बताना है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट में ए प्लस बी सी में क्या हुआ है कि ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया है और बी सेपरेट हो गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें होता क्या है, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस यानी कि हटा देता है। सेकंड में हम लोग क्या देख रहे हैं, दोनों ही रिएक्टेंट्स यहाँ पर सॉल्यूशन है और इंटरचेंजिंग हो रहा है। ए जो है वो सी के साथ जुड़ गया है और जो बी है वो डी के साथ जुड़ गया है। तो इसे वी कॉल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक्सचेंज होता है आइंस या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स का। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। आगे पूछा हुआ है गिव वन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल देनी है ऑफ ईच टाइप इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखते हुए एक एक एग्जाम्पल हम लोगों को दोनों रिएक्शन की देनी है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है हमारे पास। आप आयरन लें और उसको डिप करें कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। तो आयरन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, वो कॉपर को उसके सॉल्यूशन से रिमूव कर देगा। तो ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकेंड वन में डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या एग्जांपल दे सकते हैं? लेड नाइट्रेट है PbNO3 का ट्वाइस, इसका रिएक्शन पोटाशियम आयोडाइड के साथ करवा दो तो लेड आयोडाइड बन जाएगा PbI2 और पोटाशियम नाइट्रेट प्रोडक्ट बनेगा। बैलेंस करेंगे तो बैलेंस हो गया। ये येलो कलर का PPT बन जाता है। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो लेड है वो पहले नाइट्रेट के साथ कंबाइंड था, लेकिन रिएक्शन के बाद वो आयोडीन से कंबाइन हो गया और जो पोटाशियम था वो नाइट्रेट के साथ कंबाइन हो गया। तो ये 27 का जो कंप्लीट आंसर है वो आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट वन ट्राई करते हैं। 28 में तो सेटअप दिया हुआ है आपके सामने आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन और ये ब्राइन सॉल्यूशन जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्वेश्चन है फर्स्ट, आइडेंटिफाई द गैसेस इवॉल्व एट एनोड एंड कैथोड इन द अबव एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इस सेटअप में एनोड पे और कैथोड पे कौन कौन सी गैसेस रिलीज होंगी वो हमसे पूछा हुआ है। तो एनोड यानी पॉजिटिव पे जो है वो क्लोरीन गैस रिलीज होती है और नेगेटिव यानी कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ये क्लोर एल्कली प्रोसेस है, बेसिकली आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है। आगे क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, नेम द प्रोसेस दैट अकर्स। तो इस प्रोसेस का नाम क्या है? मैं इसे यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस प्रोसेस का नाम है क्लोर एल्कली प्रोसेस। इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोलते हैं। वाई इज इट कॉल्ड सो? इसको ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन यूज करते हैं और जब वो डिकम्पोज होता है तो वो तीन चीजें बनाएगा, क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेस है जो कि पानी में डिसॉल्व हो सकता है, तो उसे हम लोग एल्कली बोलते हैं। तो मतलब क्लोर क्लोरीन के लिए वीकेंड से और एल्कली NaOH के लिए यूज किया गया है, तो इसीलिए इसका नाम क्लोर एल्कली प्रोसेस रखा गया। तो हमारा जो आंसर है, मतलब शॉर्ट में मैं आपको जो बताऊंगा लिख के,
क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH इज अ बेस जो कि सोल्यूबल है पानी के अंदर। सो इट इज नोन एज, इसको अपन क्या बोलते हैं, एल्कली, एंड प्रोसेस इज नोन एज क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है हमसे, इलास्ट्रेट द रिएक्शन ऑफ द प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल इक्वेशन लिख के इसको हमने बताना है। तो आपके पास NaCl है और वाटर है, इनमें से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है। यहाँ पे लिखना है आपने, मैं यहाँ पे स्पेस की वजह से नीचे लिख रहा हूँ। तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा एंड क्लोरीन गैस बनेगी। तो ये रिएक्शन का इक्वेशन हो गया जो आपको लिख के दिखानी है एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। अगर आपको स्टेट सिंबल अच्छे से याद है तो प्लीज लिख दे, नहीं याद तो स्किप कर दे, जिसके पता है वो लिख दे, तो लेकिन गलत ना लिखे। ओके, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 29 है, ऑप्शन भी है तो दोनों में से कोई एक करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द लीव्स ऑफ प्लांट वर कवर विद एल्यूमिनियम फॉइल। प्लांट के जो लीव्स हैं वो एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर दिए गए हैं। हाउ वुड इट अफेक्ट द फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट, ये प्लांट की फिजियोलॉजी यानी कि लिविंग सिस्टम को कैसे अफेक्ट करेंगे। जब हम लोग लीव्स ही कवर कर देंगे तो पहला तो अपन ये लिखेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाएगी। तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप, मैं सिंपल लिख रहा हूँ, मतलब प्रॉपर लाइन में लिखेंगे आप लोग तो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी अफेक्टेड एंड इट विल इवेंचुअली स्टॉप, नो फूड विल बी फॉर्म्ड बाय द प्लांट। सेकंड क्या होगा, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि लीव्स के थ्रू ही तो गैसेस का एक्सचेंज होता है, और अगर लीव्स ही कवर हो गए तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं हो पाएगा। थर्ड वी कैन से कि जो ट्रांसपिरेशन पुल है वो भी नहीं हो पाएगा, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस नहीं हो पाएगी। अब ट्रांसपिरेशन से क्या होता है आपको पता है, वाटर और मिनरल्स हाइट पे जाते हैं प्लांट की ऊंचाई पर, लेकिन लीव्स ही कवर हो गए तो ये जो पुल था, जो सक्शन था, प्रेशर लग रहा था वो नहीं लग पाएगा, और उस वजह से जो आपका ये वाला सिस्टम है ट्रांसपिरेशन पुल वो नहीं हो पाएगा। तो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस हार्ट हो जाएगी। और ट्रांसपिरेशन से एक और चीज होती थी टेम्परेचर रेगुलेशन, तो वो भी प्लांट का टेम्परेचर रेगुलेशन रुक जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर लीव्स अपन ने कवर कर दिए तो फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी, गैसेस का एक्सचेंज रुक जाएगा, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ना तो वाटर पहुंच पाएगा ऊंचाई तक, मिनरल्स नहीं पहुंच पाएंगे, और टेम्परेचर जो रेगुलेशन का काम है प्लांट की बॉडी का वो भी नहीं हो पाएगा। तो मतलब इवेंचुअली प्लांट जो है वो, उसका जो डेथ है वो हो सकता है अगर ये काफी लंबे समय तक चलता है कि हम प्लांट्स के लीफ को कवर ही रखते हैं। तो ये 4 पॉइंट आपका आंसर बन जाएंगे। एक बार इसका आंसर हम लोग रीड भी कर लेते हैं सॉल्यूशन से। नो फोटोसिंथेसिस विल अकर, ये बिल्कुल सही है। नो ग्लूकोज विल बी मेड, नो रेस्पिरेशन क्योंकि ऑक्सीजन नहीं टेकन इन होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, अपवर्ड मूवमेंट नहीं होगी वाटर और मिनरल्स की क्योंकि कोई ट्रांसपिरेशन पुल नहीं बन रहा, टेम्परेचर रेगुलेशन भी अफेक्ट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो ये 4 पॉइंट आप लिख दो। नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो चॉइस है, हाउ इज lymph an important fluid involved in transportation।
लिम्फ कैसे इंपॉर्टेंट है? मतलब एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड है जो ट्रांसपोर्टेशन में होता है। तो पहले तो हमें लिम्फ का पता होना चाहिए। लिम्फ का दूसरा नाम टिश्यू फ्लूइड है। और ये बनता क्यों है? जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उनमें स्मॉल होल्स होते हैं, उनमें से तीन चीजें यहाँ पर लीक आउट होती है। एक तो होता है ब्लड सेल्स, सेकंड होता है प्लाज्मा, और एक होता है प्रोटीन्स। तो ये सारा मटेरियल लीक आउट होके जो है वो क्या बन जाता है? टिश्यू फ्लूइड बन जाता है, जिसे हम लोग लिम्फ के नाम से भी जानते हैं। और ये कैसे इंपॉर्टेंट है? जो लिम्फ होता है वो अपने साथ कैरी करता है, जब ये फ्लो करेगा, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड फैट। जो फैट डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब हो गई है कहाँ पे? फ्रॉम द इंटेस्टिन, जहाँ पे ये डाइजेशन और ब्रेक डाउन होता है, और वहाँ पे ही स्मॉल इंटेस्टिन में इसको एब्जॉर्ब भी किया जाता है। तो वहां से ये फैट को टेक ओवर करेगा और उसको क्या करेगा? फ्लो करवाएगा। और साथ में जो ये एक्सेस फ्लूइड है, कौन सा एक्सेस फ्लूइड? ये वाला, ब्लड सेल, प्लाज्मा, प्रोटीन, ये सारा जो एक्सेस फ्लूइड है, ये इसको दोबारा कहाँ पे ऐड करेगा? ये बैक इनटू द ब्लड, दोबारा ब्लड के अंदर उसको क्या कर देगा? ऐड कर देगा। तो जो भी ब्लड से मटेरियल लीक आउट हो रहा है उसको दोबारा कहाँ पे वो करेगा? दोबारा वो उसको ब्लड के अंदर ऐड कर देगा, टिश्यू फ्लूइड। तो ये चीज है। आगे उन्होंने पूछा है कि इफ लिम्फेटिक वेसल्स गेट ब्लॉक, अगर लिम्फेटिक वेसल्स ब्लॉक हो जाए, हाउ वुड इट अफेक्ट द ह्यूमन बॉडी? ये ह्यूमन बॉडी को कैसे अफेक्ट करेगा? इलैबोरेट। तो लिम्फेटिक वेसल्स अगर ब्लॉक हो गई तो फिर ये चीजें फ्लो नहीं हो पाएंगी। तो यहाँ पर इसके बारे में कुछ है नहीं हमारी एनसीईआरटी में। चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर जो है वो क्या, मतलब इन्होंने पुट किया है। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, ये तो सही है। ड्रेज एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू ब्लड, ये भी सही है। हमने एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी थी कि ब्लड सेल्स प्लाज्मा प्रोटीन से बना होता है, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ब्लॉकेज यहाँ पे आ गया। अगर ब्लॉकेज हो जाती है लिम्फेटिक सिस्टम की, तो इससे वाटर रिटेंशन हो जाएगा। वाटर रिटेंशन क्या होता है कि बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके अंदर पानी भर जाता है, और साथ में जो फैट एब्जॉर्प्शन है वो भी पुअर हो जाएगा। क्योंकि फैट को तो डाइजेशन, फैट को और जो एब्जॉर्ब फैट उसको कैरी करता है, लेकिन अगर लिम्फेटिक कैपिलरीज ही ब्लॉक हो गया तो फिर जिसके अंदर ये, जिसके थ्रू ये फैट जा रहा था, तो फिर वो एब्जॉर्प्शन भी पुअर हो जाएगा। तो वाटर रिटेंशन की जो बात है वो नहीं हुई है, तो इसको नोट करना चाहिए कि वाटर रिटेंशन मतलब पानी जो है वो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में भर जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30। Rohit wants to have an erect image of an object using a converging mirror of focal length 40 centimeter. रोहित एक ऑब्जेक्ट की सीधी इमेज बनाना चाहता है, और उसने जो मिरर यूज करना है वो कन्वर्जिंग है, जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है। स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो रेंज बताइए डिस्टेंस की क्या हो सकती है अगर ऑब्जेक्ट रखे ताकि इरेक्ट इमेज बने। बहुत ही आसान यहाँ पे इसका आंसर है, मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चलूंगा आपको। इसमें हमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना है? पहले मैं कनकेव मिरर यहाँ पे बनाऊंगा। कन्वर्जिंग मिरर जो होता है वो कनकेव मिरर ही होता है। इसकी आउटसाइड जो सरफेस होती है वो ओपेक होती है, मतलब रिफ्लेक्शन अंदर वाली सरफेस से होगा। पोल, एफ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो फोकल लेंथ है वो मुझे 40 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा एफ और पी के बीच में रखते हैं तब इमेज कनकेव मिरर इरेक्ट बनाता है। अदरवाइज बाकी सभी केसेस में वो इन्वर्टेड बनाएगा। एफ पे भी नहीं रख सकते, एफ और पी के बीच में कहीं पे रखनी पड़ेगी, तब जाके मुझे इमेज वर्चुअल भी मिलती है, इरेक्ट भी मिलेगी, और यहाँ पे जो साइज है वो लार्जर भी मिलेगा।
हालांकि लार्ज साइज तो मुझे पहले भी मिल सकता है, लेकिन वर्चुअल और इरेक्ट मुझे इन बिटवीन एफ एंड पी रख के मिलेगा। तो जो डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ का, तो हम लोग लिख देंगे लेस देन 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर से कम कहीं पे भी रख दें, या 0 to 40 सेंटीमीटर भी हम लोग आंसर अपना लिख सकते हैं। तो ये पहले पार्ट का हमारा आंसर हो गया। सेकंड पूछा हुआ है, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो रे डायग्राम बनानी है, तो रे डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो ये ऑब्जेक्ट है मेरा, तो फर्स्ट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई, और वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी एफ से, लाइक दिस। सेकंड रे को पोल से पास करेंगे, और ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी ओब्लिकली। अब जब आप इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो आप क्या देखेंगे कि ये जो रेज हैं वो वर्चुअली मिरर के बैक साइड हमें लगेगा कि जैसे वो मीट कर रही है, लाइक दिस, जैसे कि आप लोग अभी पिक्चर में देख रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, जो इमेज है वो बन जाएगी, और आप क्लियरली देख सकते हो इमेज जो है वो इरेक्ट है, ए डैश बी डैश, और वर्चुअल भी है, और साइज जो है वो ऑब्जेक्ट से लार्जर हो गया है। तो बेसिकली ये डायग्राम आपको बनाने के लिए उन्होंने कहा है। तो आगे पूछा है, सी स्टेट वन यूज ऑफ द मिरर बेस्ड ऑन द अबव काइंड ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो ऐसी इमेज का एक कहता है कि यूज बता दे। तो आपकी बुक में क्लियरली दिखा हुआ है, शेविंग मिरर के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपको अगर अपना फेस एफ और बी के बीच में रख देंगे तो आपके फेस की एक बड़ी और सीधी इमेज बनेगी, जो कि शेविंग के लिए बहुत यूजफुल होगी। सेकंड, इसके लिए हम लोग डेंटिस्ट का भी एप्लीकेशन लिख सकते हैं। डेंटिस्ट जो होते हैं उनको टीथ चेक करने होते हैं, तो फिर दांतों की बड़ी इमेज बनी, इसलिए वो कनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर का यूज करते हैं। तो ये आप दोनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन या यूज लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन। A lens of focal length 5 centimeter is being used by Devashri in the laboratory as a magnifying glass. तो फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर की यूज की है देवाश्री ने लेबोरेटरी के अंदर एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास, ताकि चीजें उससे बड़ी दिखाई दे। हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर। तो उनके लिए जो मतलब लीस्ट डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है, इनकी नॉर्मल डिस्टेंस पे वो चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द ग्लास। तो मैग्निफिकेशन कितनी ऑब्टेन हुई है ग्लास के द्वारा वो पता करनी है। तो मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लेके जाऊंगा आप लोगों को, ये क्लियर कर देंगे। तो फोकल लेंथ मुझे दी हुई है 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव है क्योंकि कन्वर्जिंग मैग्नीफाइंग ग्लास है, चीजों को बड़ी देखनी है तो कन्वेक्स लेंस का यूज कर सकते हैं, और उसकी एफ पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ। अब लेंस ने जो इमेज है वो कहाँ पे बनाना है, 25 सेंटीमीटर बनाना है इमेज, ताकि जैसे मैं यहाँ पे इसको पहले पैरामीटर ले देता हूँ माइनस का 25 सेंटीमीटर। अब चीज क्या है यहाँ पे, सपोज करो दिस इज आई, ये हमारी आई है, तो समझाने के लिए आपको मतलब रफली शो कर रहा हूँ, और यहाँ पर लगाया हुआ है लेंस, जिसके थ्रू अपन किसी चीज को मैग्नीफाई करके देखना चाहते हैं, और ये लगा लेते हैं अपन 25 सेंटीमीटर का पॉइंट है। तो अब करना क्या है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि वो कहाँ पे है, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। मान लें ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, दिस इज वी, दिस इज यू, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी अभी दूरी यू है।
इनमें बेसिकली बहुत डिस्टेंस दिख रहा है आपको, लेकिन अपा ये मानेंगे कि इनमें जो डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट जीरो है, मतलब हम लोग इसको डिस्टेंस को कंसिडर नहीं करेंगे। तो लेंस ने करना क्या है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को यहाँ पे बनाना है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये वाला लेंस यहाँ पे बनाएगा, ताकि हमारी आई का लेंस या देवाश्री की आई का लेंस यहाँ से इमेज को देख सके। तो इसका मतलब क्या है, जो यू है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि अपन तो लेंस की बात कर रहे हैं इस लेंस के लिए। तो यू नहीं पता, बनानी कहाँ पे है, 25 पे बनानी है, एफ दी हुई है, तो वी कैन यूज लेंस फॉर्मूला, 1/v minus 1/u is equal to 1/f। वट इज v, माइनस का 25, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली नेगेटिव आएगा। u की वैल्यू मुझे नहीं पता, f की वैल्यू 5 है। 1/25 नेगेटिव का दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। 5 और 25 का एलसीएम लेंगे, तो 5 प्लस 1 एलसीएम लेके सॉल्व किया मैंने, तो माइनस का 1/u इज इक्वल टू 6/25। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो आई विल गेट 25/6, और नेगेटिव का साइन उधर शिफ्ट कर दूंगा मैं, तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 25/6। तो ऑब्जेक्ट जो है वो अराउंड 4 सेंटीमीटर दूर है। तो यहाँ पे इसको आप मतलब बड़ा साइज करके देखना चाहते हो, तो लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज को बड़ी करके पहले यहाँ पे 25 पे रखेगा, जिससे हमारा लेंस क्या कर सकता है, कैच कर सकता है। ओके, तो ये तो हो गया यू। मैग्नीफाइंग पावर पूछा है, एम निकालना है, एंड व्हाट इज द एम का फॉर्मूला फॉर लेंस, वी अपॉन यू। वी माइनस का 25 है, u माइनस 25/6 है, तो 6 ऊपर चला जाएगा। तो यू कैन क्लियरली सी कि m की वैल्यू जो है वो 6 आ गई। तो यानी कि जो इमेज है आपको वो 6 गुना बड़ी दिखाई देगी इस लेंस के थ्रू। ओके, तो चलिए ये तो हमारा हो गया, मैग्निफिकेशन फाइंड करनी थी, एक बार आंसर भी मिला ही लेते हैं अभी। यस, वी आर गेटिंग 6, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। आगे पूछा है सेकंड पार्ट, शी कीप्स अ बुक एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम हर आईज एंड ट्राई टू रीड। वो एक बुक है जो 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखी है और वो उसको रीड करना चाहती है। शी इज अनेबल टू रीड वो नहीं पढ़ पा रही, व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन है। रीजन ये है कि हर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25 सेंटीमीटर, so focal length cannot be decreased beyond a limit to see the object lying at a distance less than 25 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ एक लिमिट से डिक्रीज नहीं की जा सकती, ताकि ऑब्जेक्ट जो 25 सेंटीमीटर से कम है वो आपको दिखाई दे, क्योंकि उसका लिस्ट डिस्टेंस विजन 25 सेंटीमीटर का है। तो ये इसका आंसर बनेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ कम नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो कर्वेचर है आई लेंस का वो और ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये सिलेरी मसल्स की जो है वो एक लिमिटेशन में चला जाता है, जो नेचुरली है। चलिए, अब 31st क्वेश्चन हमारा हो गया। ओके, एक पार्ट और है, बी पार्ट, तो 1A के 2 पार्ट थे, चलिए आंसर भी मिला ही लेते हैं। तो इन्होंने तो एक ही सॉल्व किया हुआ है ए, इन्होंने बी, बी का आंसर दे दिया सीधा। चलिए बी हम लोग करते हैं। बी है
रवि kept a book at 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज ऑफ हिज फ्रेंड हरी। हरी की आंखों से 10 सेंटीमीटर का बुक दूर रख दी। हरी इज नॉट एबल टू रीड एनीथिंग। हरी नहीं पढ़ पाया कोई भी चीज बुक में से। गिव रीजन। ये वही चीज है कि फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं हो सकती, क्योंकि जो सिलेरी मसल्स में आपका जो फंक्शनिंग है वो मतलब एक लिमिट तक होता है। ये नेचुरली है, ये डिफेक्टेड नहीं है। मैं आपको प्रॉपरली एक लाइन है जो हमारी एनसीईआरटी में वो पढ़ के बताता हूँ। हाँ जी, तो ये लिखा हुआ है, अपन ये लिख सकते हैं, सिलेरी मसल्स या फोकल लेंथ कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो सर्टेन मिनिमम लिमिट। वही जो अपन ने उसमें भी लिखा था, एफ कैन नॉट बी डिक्रीज्ड बिलो अ मिनिमम लिमिट। तो मिनिमम लिमिट से नीचे उसको कम नहीं किया जा सकता। और अगर हम लोगों ने उसको कम करना है तो उसके लिए आई लेंस की जो कर्वेचर है वो उसको इंक्रीज होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कर्वेचर है कैन नॉट बी इंक्रीज्ड बियॉन्ड अ लिमिट। तो कर्वेचर भी इंक्रीज नहीं कर सकते हम लोग, एक लिमिट तक इंक्रीज कर सकते हैं, उससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये भी उसका जो है वो रीजन हम लोग ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 32nd। अ स्टूडेंट फिक्सेस अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड के ऊपर एक वाइट शीट लगा दी है। ही प्लेसेस अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट लगा दिया सेंटर में। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स यूनिफॉर्मली। और कुछ आयरन फिलिंग्स यानी कि लोहे का चूरा बिखेर दिया है। टैप्स जेंटली, थपथपा थपथपाया जा रहा है। ऑब्जर्व किया, आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ सर्टेन पैटर्न। और आयरन फिलिंग्स ने एक पैटर्न में अपने आप को मतलब अरेंज कर लिया। व्हाई डू आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। आयरन फीलिंग्स ने अपने आप को ऐसे पैटर्न में क्यों अरेंज किया? बड़ा सिंपल आंसर है, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड जो कि बार मैग्नेट ने प्रोड्यूस किया, तो उसने एक फोर्स लगाई और उस फोर्स की वजह से मैरिन फीलिंग्स ने अपने आप को उस पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लिया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। Which physical quantity is represented by the pattern of field lines around the bar magnet? कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इंडिकेट की जाती है फील्ड लाइंस के पैटर्न से, जो कि बार मैग्नेट के द्वारा रिप्रेजेंट हुई है? तो विच फिजिकल क्वांटिटी इंडिकेट की जाती है इन पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस के? तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके बारे में हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताती हैं। स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दो प्रॉपर्टीज बता दें। फर्स्ट हम लोग लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन है वो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से इमर्ज होती है और साउथ पे मर्ज हो जाती है। इनसाइड जो होती है वो साउथ से नॉर्थ होती है। दूसरी प्रॉपर्टी आप लिख सकते हो कि ये क्लोज कर्व्स बनाती है, कंटिन्यूस क्लोज कर्व होती है। मतलब आप ये कह सकते हो कि लाइक दिस, ऐसे ये होती है, एक क्लोज कर्व बनाती है। थर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इंटरसेक्ट करेंगी इट मींस वहां पर टू डायरेक्शन होगी विच इज नेवर पॉसिबल। एक पॉइंट आप और लिख सकते हो कि जो मैग्नेटिक फील्ड वाला कंसेप्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड है। इसकी डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। तो आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, आप कोई भी दो प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। ओके, इसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या आंसर इन्होंने दिया हुआ है। तो पहला इन्होंने आंसर है कि आयरन फीलिंग्स को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बार मैग्नेट के अराउंड,
तो वो टाइनी मैग्नेट्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि उनके ऊपर एक मैग्नेट फोर्स लगा रही है। मैग्नेटिक फोर्स जो एक्सपीरियंस करते हैं ये टाइनी मैग्नेट्स, वो उनको रोटेट करवाती है और उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन के अलोंग अलाइन कर देती है। तो थोड़ा सा अच्छा आंसर है, मॉडिफाइड आंसर है, तो आप ये ऐड कर देंगे। सेकंड है फिजिकल प्रॉपर्टी जो इस अरेंजमेंट से इंडिकेट की जाती है वो मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि मैं बार मैग्नेट ने प्रोड्यूस की है, तो ये आंसर हमारा सही है। तीसरा था प्रॉपर्टीज, दे नेवर इंटरसेक्ट एंड दे आर क्लोज कर्व, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों मतलब हमारा सही है, फर्स्ट का आंसर इनका ज्यादा बेटर है, तो इनका आंसर हम लोग करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन। तो 30 सेकंड में भी चॉइस भी दिया हुआ है, लेट अस सी व्हाट इज द चॉइस। इसको अपन रब कर दे। कंपस नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर, कंपस नीडल को एक करंट कैरिंग वायर के पास रखा गया। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस, अपनी ऑब्जर्वेशन बतानी है और गिव रीजन, रीजन भी बताना है। चलिए, तो पहले एक स्ट्रेट वायर बना लेते हैं यहीं पे। ये स्ट्रेट वायर है और इसमें से मान लो करंट पास कर दिया, और एक कंपास नीडल रखी मैंने, सपोज कर लेते हैं ये ऐसे रख दी, मान लेते हैं ऐसे। तो पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इन वायर इज इंक्रीज, अगर हम लोग करंट को इंक्रीज करेंगे वायर में से, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है करंट कैरी कंडक्टर की वजह से वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, जो नीडल की डिफ्लेक्शन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है वायर में, वो डायरेक्टली करंट के अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, और उससे जो डिफ्लेक्शन है कंपास के अंदर वो इंक्रीज हो जाएगी। तो पहले का आंसर तो यही होगा, करंट इंक्रीज तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज। सेकंड है कंपास नीडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर, कंपास नीडल को हमने वायर से दूर कर दिया, मतलब पहले यहाँ पे रखी हुई थी, अब जहाँ पे मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ अब यहाँ पे रख दी। तो अब क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ गया है। जब डिस्टेंस बढ़ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो दूर जाते हुए कम होता जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर वीक हो रहा है तो डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा जैसे जैसे आप वायर से दूर होते जाएंगे, तो कंपास नीडल को मैग्नेटिक फील्ड कम फील होगा, तो इस वजह से उसकी डिफ्लेक्शन भी कम हो जाएगी। तो फर्स्ट केस में इंक्रीज और दूसरे केस में डिक्रीज, ये हमारा आंसर आ गया। और अब आंसर अपन मिला लेते हैं अपने आंसर शीट पे। डिफ्लेक्शन कंपास में इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा, डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग अपने आंसर में ऐड कर देंगे। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। 33 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। Why is damage to the ozone layer a cause of concern? अगर ओजोन लेयर हम डैमेज हो रही है तो उससे क्या चिंता का विषय है। जो ओजोन लेयर है वो हमें सन के अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। अगर ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हम तक डायरेक्ट पहुंचेगी तो हमें काफी सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जिनमें से एक स्किन कैंसर भी है। तो स्किन कैंसर हो जाएगा अगर यूवी रेडिएशन हम तक पहुंच गई, और यूवी रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ओजोन लेयर। व्हाट आर इट्स कॉजेज, तो कॉजेज यही हो गया कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा स्किन कैंसर। एंड व्हाट स्टेप्स आर बीइंग टेकन टू लिमिट दिस डैमेज, तो क्या स्टेप्स जो है वो लिए गए हैं ताकि इस डैमेज को जो है वो कम किया जा सके या लिमिट किया जा सके। तो इसका आंसर दिया हुआ है कि 1987 के अंदर एनसीईआरटी बुक में प्रॉपर क्लियर है। जो यूएनईपी था, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्रामिंग, उन्होंने एक एग्रीमेंट मतलब बनाया ताकि सीएफसी प्रोडक्शन को जो है वो फ्रीज कर दिया जाएगा 1986 के लेवल के अकॉर्डिंगली। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो डैमेज है वो ना हो, तो इसलिए सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के चीजें हैं उनको यूज पे बैन किया गया। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं कि क्या बनेगा इनके अकॉर्डिंगली। Damage to the ozone layer is a cause of concern because the ozone layer shields the surface of Earth from harmful UV radiation from the sun, which causes cancer in human being। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल सही है
कि स्किन कैंसर हो सकता है अगर हम लोगों के पास डायरेक्ट यूवी रेडिएशन आती है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। Synthetic chemicals like chlorofluorocarbons, which are used as refrigerant and in fire extinguisher, are main reason for the depletion of ozone layer। तो ने रीजन बता दिया है कि क्यों ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तो ये अच्छा पॉइंट है जो हम लोग ऐड कर देंगे। स्टेप्स क्या लिए गए हैं? मैनी डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव साइंड एंड ओबेइंग द डायरेक्शंस ऑफ यूएनईपी। तो ये यूएनईपी की बात जो हमने की, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम में, तो ये इनकी डायरेक्शन को मान रहे हैं कि जो यूज है, जो प्रोडक्शन है सीएफसी का, या तो वो बंद कर दे बिल्कुल या फिर लिमिट में यूज करें 1986 के लेवल पे। और ये एनसीईआरटी में हमारे ईयर भी लिखा हुआ है कि ये स्टेप कब उठाए गए थे, 1987 में। तो ये आप ऐड कर सकते हो। तो मतलब ओके रिपोर्ट है। तो ये जो ये चीज है कि ये मतलब क्यों हो रही है, तो ये ऐड कर दिया है। आई थिंक क्वेश्चन मुझे रीड करना पड़ेगा दोबारा। व्हाट आर इज कॉजेज, हाँ यहाँ पे लिखा व्हाट आर इज कॉजेज, तो ये क्यों हो रही है वो मतलब था। तो कॉजेज में वही चीज आएगी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया है और सिंथेटिक केमिकल्स हो गए हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, तभी इन्होंने लिखा है। तो ये मैंने पढ़ तो लिया, लेकिन मैं इसका आंसर जो है वो स्किन कैंसर के अकॉर्डिंग ही लगा के बैठ गया। बट इट्स कॉजेज का मतलब कि ओजोन लेयर के डिप्लीट होने की क्या वजह है वो पूछी थी हमसे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 से 33 हमारे डन हुए, सेक्शन सी हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।